चलो पढ़ें। सेक्शन सेक्शन 15 चालन अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण। फर्स्ट, कोई भी अनुज्ञापन प्राधिकारी उसे आवेदन किए जाने पर किसी चालन अनुज्ञप्ति को जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दी गई हो उसकी समाप्ति की तारीख से नवीकृत कर सकेगा। है ना। अब यानी किसी को जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया गया है और वह जिस तारीख को समाप्त हो रहा है उस तारीख से उसे नवीनीकरण रिन्यूअल जो है उस तारीख से किया जाएगा। परंतु परंतु ऐसी दशा में जिसमें कि चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति की तारीख से उसकी समाप्ति की तारीख से या तो 1 वर्ष पूर्व 1 वर्ष के भीतर किया गया है, चालन अनुज्ञप्ति उसके नवीनीकरण की तारीख से नवीकृत की जाएंगी। है ना। अब मगर जो जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके नवीनीकरण के आवेदन के बारे में कहा गया है कि उसकी जो समाप्ति जिस दिन वह ख़त्म हो रहा है उसके 1 वर्ष पूर्व या 1 वर्ष के भीतर में करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं किया जाता है यानी आपका जिस दिन ख़त्म हो रहा है उस दिन करोगे तो वह ख़त्म हो गया और उसके पहले 1 वर्ष पूर्व के भीतर में उसे नवीनीकरण के लिए आवेदन देना होगा। दूसरा परंतु क्या है। परंतु यह और कि जहां आवेदन परिवहन यान चलाने की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए है या जहां किसी अन्य दशा में आवेदक ने 40 वर्षीय आयु प्राप्त कर ली है, वहां उसके साथ धारा 8 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट प्रारूप और रीति में चिकित्सा प्रमाण पत्र होंगे और धारा 8 की उपधारा 4 के उपबंध जहां तक हो सके ऐसी प्रत्येक दशा के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे शिक्षार्थी के संबंध में लागू होते हैं। अब यहाँ एक और बात आ गई है कि कोई जो आवेदक है इसके लिए नवीनीकरण के लिए उसने आवेदन प्रस्तुत किया है और उसकी उम्र क्या है 40 वर्ष प्राप्त कर ली गई है, 40 वर्ष की हो गई है। तो उस दशा में जो हमने धारा 8 में उसकी उपधारा 3 में बात पड़ी थी उस प्रारूप एक है तो प्रोफार्मा रहेगा निर्दिष्ट प्रारूप और रीति से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र भी उसे देना होगा। है ना। धारा 8 के उपधारा 4 के उपबंध जहाँ तक हो सकेंगे ऐसी प्रत्येक दशा के संबंध में उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि रिन्यू उसका जो है तो शिक्षार्थी जो लाइसेंस होता है यानी जो लर्निंग लाइसेंस होता है उसके उसमें जैसा लगता है वैसा किया जाएगा। है ना। दो। चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्रारूप में किया जाएगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाए। है ना। यहाँ पे है एक बात और कही गई है कि जो रिन्यूअल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन किया जाएगा उसका भी जो है प्रोफार्मा जो है उस प्रोफार्मा में देना होगा और वे दस्तावेज जो केंद्र सरकार ने कहा है वह उनमें लगाना पड़ेंगे। 3। और जहाँ चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उस अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से पूर्व या उसके पश्चात अधिक से अधिक 1 वर्ष के भीतर किया गया है, वहां ऐसे नवीकरण के लिए देय फीस ऐसी होगी जो इस नियमित केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है उसी अनुसार जो है नवीनीकरण के लिए रिन्यूअल के लिए जो आवेदन दिया जाएगा वह उसके समाप्ति जो उसके ख़त्म हो रहा है जो लाइसेंस ख़त्म हो रहा है उस डेट के 1 वर्ष के भीतर करना होगा। है ना। और उसके साथ वह फीस जो केंद्र सरकार विहित करेगा वह उसमें फीस देनी होगी। आगे। और जहाँ चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उस अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से 1 वर्ष के पश्चात किया गया, वहां ऐसे नवीकरण के लिए देय फीस व रकम होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। जहाँ चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण के लिए जो आवेदन किया गया है अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से है ना 1 साल बाद जब अगर समाप्त हो गया है और उसके बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाता है उसके लिए अलग फीसों का प्रावधान है वह विहित फीस उसमें देनी होगी। परंतु
परंतु उपधारा 3 में निर्दिष्ट फीस इस उपधारा के अधीन चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन की बाबत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा तभी स्वीकार की जा सकेंगी जब उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उपधारा 3 में निर्दिष्ट समय के भीतर उचित और पर्याप्त कारण से आवेदन नहीं कर पाया था। अब यहाँ पे और एक बात कही गई है कि अगर जो आप नवीनीकरण यानी रिन्यूअल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए जब आवेदन करते हैं तो फीस जब ही स्वीकार की जाएगी जब इस प्रकार का जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है, जो अथॉरिटी है, उसे यह समाधान हो जाएगा जो उपधारा 3 में जो उचित समय यानी 1 साल के पूर्व या 1 साल के भीतर जिस तारीख को आपका लाइसेंस ख़त्म हो रहा है उस समय आपने क्यों नहीं आवेदन किया है, उसमें जो कारण है वो उसे और जो भी अन्य जो बातें हैं उसके लिए उसे समाधान हो जाए, जब भी उसकी फ़ीस स्वीकार की जाएगी, अन्यथा नहीं। और दूसरा परंतु क्या है, परंतु यह और कि यदि चालन अनुज्ञप्ति के प्रभावहीन होने के 1 वर्ष के पश्चात आवेदन किया गया है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इनकार करेगा जब तक कि आवेदक उस प्राधिकारी के समाधान पत्र रूप में धारा 9 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट चालन सक्षमता परीक्षण नहीं दे देता और उसमें उत्तीर्ण नहीं हो जाता। अब यहाँ एक और बात कही गई है कि आपने जो आपका लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वह ख़त्म होने के 1 साल के अंदर आपने आवेदन नहीं किया है तो उसे नवीनीकरण करने से वह इनकार कर देगा जब तक कि वह धारा 9 में के उपधारा 3 में जिस प्रकार से उसकी सक्षमता की परीक्षा है, जो उसे एग्ज़ामिनेशन देना है, वह उत्तीर्ण नहीं कर देता, यानी उसे परीक्षा भी देना होगी। 5 फिफ्थ, जहाँ नवीकरण के लिए आवेदन नामंजूर कर दिया गया वहाँ संदर्भ फीस उतनी सीमा तक और ऐसी रीति में जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए वापस कर दी जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आपने नवीनीकरण के लिए जो आवेदन किया था और उसमें जो फीस दी थी, अब आपका आवेदन नामंजूर कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, तो पूरी की पूरी फीस वापस होने की बात ना करके जो केंद्र सरकार ऐसे नियम बनाएगी और विहित करेगी उसके अनुसार ही आपको उतनी फीस वापस की जाएगी। 6 सिक्स, जब चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने चालन अनुज्ञप्ति दी थी, तब वह नवीकरण के तथ्य की सूचना उस प्राधिकारी को देगा जिसने चालन अनुज्ञप्ति दी थी। है ना। यह चालन अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करने वाला जो प्राधिकारी है वह प्राधिकारी नहीं है जो उसे नवीनीकरण जिसे करना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे इस प्रकार का नवीनीकरण करने पर उसकी सूचना जो है चालन अनुज्ञप्ति की जो सूचना है उस प्राधिकारी को देगा, इस प्रकार वह जो अनुज्ञप्ति बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। चलिए, इस प्रकार से जो सेक्शन 15 में है कि ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कैसे होगा उसके बारे में हमने पढ़ा। अब चलिए धारा 16, चलिए कौन पढ़ रहा है? कविता मैडम आप पढ़िए। हेलो। हाँ हाँ पढ़ें। हाँ, धारा 16, रोग या निःशक्तता के आधार पर चालान अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण। पूर्वगामी धाराओं में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी अनुज्ञापन अधिकारी के पास यह विश्वास करने के समुचित आधार है कि किसी चालान अनुज्ञप्ति का कोई धारक किसी रोग या निःशक्तता के आधार पर मोटरयान चलाने के अयोग्य है तो वह अनुज्ञापन अधिकार प्राधिकारी किसी भी समय पर चालान अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत कर सकेगा या ऐसे चालान अनुज्ञप्ति के धारक से उसे धारित करते रहने की शर्त के तौर पर यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसी प्रारूप और उसी रीति में जो धारा 8 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट है एक नया चिकित्सक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे और जहाँ चालान अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने चालान अनुज्ञप्ति दी थी, तब वह चालान अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी को प्रतिसंहरण के तथ्य की सूचना देगा। अब यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रिवोकेशन के लिए कहा गया है, यानी उसे ख़त्म करने की बात कर दी गई है। कब के लिए है? जब पूर्वगामी धाराएं जो इसके पहले जो धारा है उसमें बहुत सी बातें कही गई हैं, उन बातों के होते हुए भी अगर अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास ऐसे विश्वास करने के समुचित कारण हैं कि किसी चालान अनुज्ञप्ति का जो धारक है
वह कोई रोग या निशक्तता के कारण जो मोटर यान चलाने के अयोग्य हो गया है, तो वह अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी भी समय पे उस चालन अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत कर सकेगा, उसे ख़त्म कर सकेगा। और ऐसा चालन अनुज्ञप्ति के धारक से उसे धारित करने के लिए अगर उसे और आगे बढ़ाना है, आगे उसको चलाना है, तो उससे यह अपेक्षा की जाएगी जो पिछली धारा जो 8 है उसकी उपधारा 3 में है, नया चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जैसा कि धारा 8 की उपधारा 3 में चिकित्सा प्रमाण पत्र की चर्चा की गई है, उस अनुसार उसे चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जहाँ चालन अनुज्ञप्ति जो है उसको संशोधित करने वाला प्राधिकारी वह नहीं है जिसने ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया था, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उस किसी अन्य व्यक्ति ने इस प्रकार से प्रतिसंहित किया है, तो वह उसे जिसने इस प्रकार की अनुज्ञप्ति इशू की थी उसे वह तो सूचना देगा। चलिए 17। चालन अनुज्ञप्ति देने से इनकार करने या उनके प्रतिसंहरण के आदेश तथा उनसे अपील। फर्स्ट, जब अनुज्ञापन प्राधिकारी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति देने या चालन अनुज्ञप्ति देने से या उसका नवीनीकरण करने से इनकार करता है या उसका प्रतिसंहरण करता है या किसी चालन अनुज्ञप्ति में किसी वर्ग के मोटर यान जोड़ने से इनकार करता है, तब वह आदेश द्वारा ऐसा करेगा जिसकी संसूचना यथास्थिति आवेदक धारक को दी जाएगी और उसमें ऐसे इनकार या प्रतिसंहरण के कारण लिखित रूप में दिए जाएंगे। अब यहाँ पे अगर किसी ड्राइविंग लाइसेंस को देने से इनकार कर दिया गया है या प्रतिसंहरित कर दिया गया है, ऐसा आदेश दे दिया गया है, तो उसके अपील के प्रावधान ये धारा 17 में दिए गए हैं। जब अनुज्ञापन प्राधिकारी शिक्षार्थी यानी लर्निंग अनुज्ञप्ति देने या चालन अनुज्ञप्ति देने या लर्निंग लाइसेंस की भी बात हो सकती है या आपका रेगुलर जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी भी बात हो सकती है या उसके नवीनीकरण की बात भी हो सकती है या उसे प्रतिसंहर कर लिया गया है तब, और उसको वह नवीनीकरण नहीं कर रहा है या इस प्रकार से कोई भी बात अगर हो गई है, अगर वह उससे क्षुब्ध है ना, या मान लीजिए आपके पास गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है, आप उसको एलएमबी में बनाना चाहते हैं यानी और कोई व्हीकल उसमें जुड़वाना चाहते हैं, तो अगर इस प्रकार से कोई इनकार कर देने के किसी आदेश से कोई व्यथित होता है तो वह इस प्रकार से अपील कर सकेगा। चलिए 2। सेकंड, उपधारा 1 के अधीन दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपने पर आदेश की तामील के 30 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जो व्यक्ति को और उस प्राधिकारी को जिसने आदेश दिया है सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील का विनिश्चय करेगा और अपील प्राधिकारी का विनिश्चय उस प्राधिकारी पर आबद्ध कर होगा जिससे आदेश दिया था। अब ये जो आपकी अपील है वह कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, है ना। आदेश की तामीली जिस दिन आदेश हुआ है उससे मतलब नहीं, आदेश की सूचना उस दिन जिस दिन प्राप्त हुआ है उस दिन से समय प्रारंभ होगा और ऐसे 30 दिन के भीतर उसे अपील करनी होगी। अपील में उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील विनिश्चित की जाएगी। अगर अपील जिस प्रकार से अलाउ कर दी गई है या जो भी उसमें आदेश या निर्देश दिए गए हैं, तो जो लाइसेंस इशू करने वाला प्राधिकारी है उसको वह आबद्ध होगा, वह ना उसे मानना होगा। चलिए आगे 18। केंद्रीय सरकार के मोटर यानों को चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति। फर्स्ट, ऐसा प्राधिकारी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, ऐसे मोटर यान चलाने के लिए जो केंद्रीय सरकार की संपत्ति है या उस समय अनन्य रूप से उसके नियंत्रण के अधीन है और देश की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए जिनका किसी वाणिज्यिक उद्यम से कोई संबंध नहीं है उपयोग में लाए जाते हैं, भारत भर में विद्यमान चालन अनुज्ञप्ति दे सकेगा। अब यहाँ और एक बात कर दी गई है कि केंद्रीय सरकार ऐसे मोटर यान को चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति के लिए यहाँ प्रावधान किए गए हैं कि ऐसे प्राधिकारी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किए गए हैं, है ना, केंद्र सरकार ने कुछ प्राधिकारी की नियुक्ति की है ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है और ऐसे मोटर यान चलाने के लिए केंद्र सरकार की जो संपत्ति है, केंद्र सरकार के वाहन हैं, उनको चलाने की बात कही गई है या उस समय अन्य रूप से
उनके नियंत्रण में हैं, यानी जैसे किराए पे भी लगाए हुए रहते हैं, तो केंद्र सरकार के पास वो वह है तो वाहन उपयोग में लाया जा रहा है, या देश की रक्षा के संबंध में सरकारी प्रयोजनों के लिए इनका या वाणिज्यिक जिनका वाणिज्यिक यानी कमर्शियल उपयोग नहीं है, उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं, तो भारत भर में विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति दे सकता है। यानी जो ये अनुज्ञप्ति प्राधिकारी जो हमने ऊपर पढ़े हैं, उनके अलावा कुछ और प्राधिकारी भी हो सकते हैं जो इस प्रकार के जो सेना वगैरह में जो लाइसेंस इशू करते हैं ना, सेना पुलिस वगैरह में जो रहते हैं, उनकी बात कही गई है। मगर ये व्हीकल वही हैं, वे होंगे जो शासन के अधीन होंगे और देश की रक्षा या इस प्रकार के सरकारी प्रयोजनों से ही उनका उपयोग होना चाहिए। उनके लिए ही ये ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए जाएंगे, और वह वाहन जो है किसी भी प्रकार से कमर्शियल रूप से नहीं चलाया जा सकेगा। 2। सेकंड, इस धारा के अधीन दी गई चालन अनुज्ञप्ति में उस वर्ग या वर्णन के यानों को जिन्हें चलाने के लिए उसका धारक हकदार है और उस अवधि को जिसके लिए वह इस प्रकार हकदार है वे निर्दिष्ट किया जाएगा। अब इसमें जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते समय उसमें इस बात का भी वर्णन किया जाएगा कि किस पर्टिकुलर मोटर यान के लिए यह इशू किया गया है और कितनी अवधि के लिए वह इशू किया गया है। 3। इस धारा के अधीन दी गई चालन अनुज्ञप्ति से उसका धारक उस मोटर यान के सिवाय जो उपधारा 1 में निर्दिष्ट है कोई अन्य मोटर यान चलाने का हकदार नहीं होगा। अब वह जो ड्राइविंग लाइसेंस में है वह किसी पर्टिकुलर यान के लिए रहेगा, केवल वही यान ही वह चला सकेगा जो जिस प्रकार से धारा 1 में कहा गया है। कोई अन्य मोटर यान वह चलाने का हकदार नहीं होगा। यानी मान लीजिए उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है तो वह कोई कमर्शियल इस प्रकार का कोई व्हीकल है वह नहीं चला सकेगा। 4। इस धारा के अधीन कोई चालन अनुज्ञप्ति देने वाला प्राधिकारी किसी राज्य सरकार अनुरोध पर ऐसे व्यक्ति की बाबत जिसे चालन अनुज्ञप्ति दी गई है ऐसी जानकारी देगा जैसी जैसी वह सरकार किसी समय मांगे। है ना। यहाँ एक और बात कह दी गई है, जो चालन अनुज्ञप्ति देने वाला जो प्राधिकारी है किसी राज्य सरकार द्वारा, जो ऊपर की धाराओं में हमने पढ़ा है, जो इस प्रकार की अनुज्ञप्ति देने के लिए प्राधिकृत रहता है, तो इस प्रकार की अनुज्ञप्ति के बाबत में उसे भी जानकारी दी जाएगी जैसा कि सरकार समय समय पर उससे मांग करे। 19। कोई पढ़ रहा है? कोई पढ़ रहे हैं? कोई और पढ़े भाई? गौतम भैया? मैं पढ़ती हूँ भैया, आवाज अच्छे से आती तो नहीं है पर पढ़ चलिए लेती हूँ। पढ़िए। धारा 19 अनुज्ञापन प्राधिकारी की चालन अनुज्ञप्ति धारण करने से निर्हित करने या उसे प्रतिसहत करने की शक्ति। यदि अनुपालन प्राधिकारी का चालन अनुज्ञप्ति के धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि वह क अभ्यासिक अपराधी या अभ्यासिक शराबी है या यहाँ पे और कुछ कारण बताए गए हैं जहाँ पर चालन अनुज्ञप्ति धारक को किस प्रकार से निहरित कर दिया जाएगा, उसको अयोग्य कर दिया जाएगा, और उसे कब तक है तो प्रतिसंहत की करने की क्या शक्ति है, यह अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास। उसके बारे में धारा 19 चर्चा करती है कि यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का चालन अनुज्ञप्ति के धारक को सुनवाई के अवसर देने के पश्चात यह समाधान हो जाता है, यानी उसे सोगाद नोटिस करके उसे पूर्ण सुनवाई का मौका देते हुए कोई अनुज्ञापित प्राधिकारी यानी जो लाइसेंस इशू करते हैं वह कब है तो इस प्रकार से वापस ले सकता है, और कब वह इस प्रकार से उसे निहरित कर सकता है। कब कर सकता है तो कहा है जो अभ्यासिक अपराधी हो या जो यानी हैबिचुअल ऑफेंडर हो उसे, और जो इस प्रकार से शराब का सेवन करता हो। पहला। दूसरा क्या है? स्वपावक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 का 61 के अर्थ के अंतर्गत किसी स्वपावक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ का व्यसनी है या। यहाँ पे और एक बात ऐड की गई है कि कोई जो NDPS एक्ट हैं उसमें जो भी इस प्रकार के सब्सटेंस दिए गए हैं, जो भी वहाँ पे इस प्रकार के चीज़ें हैं जो मन प्रभावी होती हैं, उसका वह अगर व्यसनी है यानी वह इस प्रकार से ड्रग्स का इस्तेमाल करता है तो उसे भी
धारा 19 के अंतर्गत तो निहरित कर दिया जा सकता है या प्रतिसंहत किया जा सकता है। कोई संज्ञेय अपराध करने में मोटर यान का उपयोग कर रहा है या उपयोग कर चुका है, या किसी व्यक्ति ने इसी मोटर यान के उपयोग करके कोई संज्ञेय अपराध किया है ना, जो आईपीसी या अन्य जो भी तत्समय प्रवर्तित विधि के अंतर्गत कोई ऐसा अपराध है वह संज्ञेय है और मोटर यान के उपयोग में अगर ऐसा करता है तब, है ना। और घा क्या है? किसी मोटरयान के ड्राइवर के रूप में अपने पूर्वाचरण से यह दर्शित कर चुका है कि उसके यान चलाने से जनता को खतरा हो सकता है ना, उसका आचरण पहले ऐसा रह चुका हो जिससे ऐसा प्रदर्शित हो रहा हो कि अगर इस प्रकार का ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए और इस प्रकार से अगर वह वाहन चलाता है तो जनता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। आगे इंगा उसने कपट या दुरुपदेशन द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटरयान की चालन अनुज्ञप्ति या चलाने की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त कर ली है, या उसने जो उसके ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया था तो उसमें इस प्रकार से कोई कपट या दुर्व्यापदेशन करके इस प्रकार का उसने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया गया है, तो इस प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस को भी ख़त्म किया जा सकेगा। आगे कोई ऐसा कार्य कर चुका है जिससे जनता को न्यूसेंस या खतरा कारित होने की संभावना है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विहित किया जाए। है ना, अगर वह ऐसा कोई कार्य किया है उसने जिसमें जनता में क्या न्यूसेंस हो रहा हो या खतरा कारित हो सकता हो, ऐसी कोई संभावना है, जिस प्रकार की केंद्र सरकार है इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई ऐसे नियम बनाता है, अगर वैसा भी है कि न्यूसेंस और ख़तरा खारिज कर रहा है वह, तो भी वहाँ पे इस प्रकार से किया जा सकता है। आगे 6 जो धारा 22 की उपधारा 3 के में निर्दिष्ट परीक्षणों में बैठने में असफल रहा है या उनको उत्तीर्ण नहीं कर सका है। अब धारा 22 के 3 में जिस प्रकार से उसे कोई जो परीक्षा है उसमें बैठना चाहिए था वह बैठने में असफल हो गया, यानी वह भाग ही नहीं लिया है या उसे उत्तीर्ण नहीं कर पा रहा है, तब आगे सर 18 वर्ष की आयु से कम का व्यक्ति होते हुए जिसे उस व्यक्ति की लिखित अनुमति से शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति दी गई है, जो अनुज्ञप्ति के धारक का देखभाल देखभाल करता है और जो अब ऐसी देखभाल में नहीं है ना। यहाँ कोई 18 वर्ष के कम आयु का व्यक्ति है और उसे क्या किया गया है, लर्निंग लाइसेंस दिया गया है, लिखित अनुमति से शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति दी गई है, जो अनुज्ञप्ति के धारक जो के देखरेख में देखभाल करता है जो है, तो इस प्रकार की अनुज्ञप्ति की है, जो और कोई लाइसेंसी है उसकी देखभाल करना है तो वह ऐसी देखभाल नहीं कर रहा है वह, तो वहाँ पे भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे तो वह अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे। पहला, उस व्यक्ति को अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट सभी किन्हीं वर्गों या वर्णों के यान चलाने की कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निरहित करने का आदेश सकेगा। जो ऊपर जो बातें कही गई हैं तो उसे कुछ प्रकार के डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई है कि अगर वह मान लीजिए कोई लाइसेंस है एलएमबी के लिए भी है और मोटरसाइकिल चलाने के लिए है, तो उसका कोई एक लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है या पूरा भी कैंसिल किया जा सकता है ना, या किसी समय विशिष्ट समय के लिए किया जा सकता है। ऐसी बात यहाँ कही गई है कि उस व्यक्ति को अनुज्ञप्ति के किसी विशिष्ट यानी कोई भी निर्दिष्ट बात है वह स्पेसिफिक जो बात कही गई है वह या किन्हीं वर्गों में से यानी उसके किसी पार्टों में या वर्णन के कोई विशेष प्रकार का जो वाहन है उसे चलाने से जो है तो वह मना किया जा सकता है, या अभिप्राप्त करने के किसी भी निर्दिष्ट अवधि यानी किसी विशिष्ट अवधि के लिए उसे डिस्क्वालीफाई करने का आदेश किया जा सकेगा। और दूसरा क्या है कि किसी दूसरा अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहित भी किया जा सकता है ना। अब यहाँ पे ये और है वन का और जोड़ा गया है, इसे और पढ़ें। वन का जहाँ धारा 206 की उपधारा 4 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी को कोई अनुज्ञप्ति अग्रेसित की गई है, अनुज्ञापन प्राधिकारी का चालन अनुज्ञप्ति के धारक को सुने जाने का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात यदि समाधान हो जाता है तो वह
या तो चालान अनुज्ञप्ति के धारक को निर्मुक्त कर देगा या वह विस्तृत कारणों को लेखबद्ध करते हुए ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट सभी यानों या यानों के किसी वर्ग या विवरण के लिए कोई अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से निषिद्ध करने का उसके अंतर्गत फिर क है सर। पहले अपराध के लिए 3 मास की अवधि के लिए निरहित करने का आदेश करेगा। अब यहाँ पे है और कहा गया है कि यहाँ धारा 206 की चर्चा करते हुए उसकी उपधारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति को इस प्रकार से अनुमोदन के लिए अग्रेसित यानी आगे वह फॉरवर्ड कर देता है, अग्रेसित की गई है। तो जो अनुज्ञापक प्राधिकारी है का चालन अनुज्ञप्ति के धारक को उसे सुनवाई का मौका दिया जाएगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आपका क्या कहना है, सुने जाने का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात यदि उसे समाधान हो जाता है तो वह चालन अनुज्ञप्ति धारक को निर्मुक्त कर देगा, यानी जो ऊपर बातें कही गई हैं उसमें जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उससे निमुक्त कर दिया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। और विस्तृत कारणों को लेखबद्ध करते हुए, और ऐसे कोई कारण हैं जिन्हें वह लेखबद्ध करते हुए, जिस प्रकार से ऊपर कहा गया है कि निर्दिष्ट यानों के लिए कोई यानी प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है ना। और इस प्रकार से अनुज्ञप्ति धारण करने या अभियाप करने को निहरित यानी डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। कब? जो और पहले अपराध यानी कोई अपराध के उसने इस प्रकार से ऊपर जो वर्णित है उन बातों में से कोई बात कही है तो उसे 3 माह के लिए डिसक्वालीफाई करने का आदेश किया जा सकेगा। और दूसरा क्या है? दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति की चालान अनुज्ञप्ति का प्रतिसहरण करने का आदेश करेगा। और यह बात और कही गई है कि या तो पहली बार जब किया है तो 3 माह के लिए उसे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और दूसरी बात क्या कहा गया है, अगर बार बार ऐसा करता है तो उसकी अनुज्ञप्ति है प्रतिसंहारित कर ली जाएगी, है ना। परंतु जहां इस धारा के अधीन किसी चालान अनुज्ञप्ति का प्रतिसहरण कर लिया गया है वहां ऐसी चालान अनुज्ञप्ति के धारक के नाम को पब्लिक डोमेन में ऐसी रीति में रखा जा सकेगा जैसा केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए। जैसा हमने आईटी एक्ट में पढ़ा था ना, तो वैसा ही यहाँ पे कहा गया है अगर किसी व्यक्ति के किसी ड्राइविंग लाइसेंस को प्रतिसंहरण कर लिया गया है तो वहाँ पे जो पब्लिक डोमेन जहाँ पे इस प्रकार की रीति का अगर नेट वगैरह में कोई व्यवस्था की गई है तो उसका नाम कोई भी व्यक्ति देख सकेगा कि किस व्यक्ति की अनुज्ञप्ति ऐसी प्रतिसंहरित कर दी गई है ना। ऐसी जगह पे उसे पब्लिश कर दिया जाएगा। 2 जहां उपधारा 1 या उपधारा 1 क के अधीन कोई आदेश किया जाता है वहां चालान अनुज्ञप्ति का धारक यदि चालान अनुज्ञप्ति का पहले ही अभ्यर्पण नहीं कर दिया गया है तो अपनी चालान अनुज्ञप्ति उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरंत अभ्यर्पित कर देगा जिसने वह आदेश दिया है तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी के अंतर्गत क उस चालान अनुज्ञप्ति के इस अधिनियम के अधीन दी गई चालान अनुज्ञप्ति होने पर उसे तब तक अपने पास रखेगा जब तक निर्भरता समाप्त नहीं हो जाती या नहीं दी जाती। ना यहाँ पे है एक और बात कर दी गई है कि कोई व्यक्ति को इस प्रकार से ऊपर जैसा दिया गया है डिसक्वालीफाई कर दिया गया है ना। तो उसके लिए यहाँ पे यह और कहा गया है कि अधीन कोई आदेश किया जाता है जैसा ऊपर है, वहाँ जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो धारक है यदि चालक अनुज्ञप्ति उसने सरेंडर नहीं की है ना, तो वह सरेंडर करने की बात कही गई है, यानी वापस करने की बात है ना। अभ्यापन नहीं कर दिया गया है तो अपनी चालन अनुज्ञप्ति उसे अनुज्ञापन जिसने लाइसेंस जो इशू करते हैं उसे तुरंत अभ्यार्पित कर देगा, यानी उसे वहाँ पे सरेंडर कर देगा जिसने वह आदेश दिया था। और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी क्या करेगा, उस चालन अनुज्ञप्ति के इस अधिनियम के अधीन दी गई चालन अनुज्ञप्ति होने पर ना उसे जब तक उसे पास में रखेगा जब तक कि उसकी निहरता जो है डिसक्वालिफिकेशन समाप्त नहीं हो जाती और हटा ली नहीं जाती है। जैसे अपील किया उसने तो हटा ली गई है ना, तो हटा लेने के बाद उसे पुनः उसे दे दिया जाएगा। सर
उस चालान अनुज्ञप्ति के इस अधिनियम के अधीन दी गई चालान अनुज्ञप्ति न होने पर उस पर निर्भरता प्रश्नांकित करेगा और उसे उस अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास भेज देगा जिसने वह दी थी। जो चालन अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के अधीन जो दी गई है, चालन अनुज्ञप्ति ना होने पर, है ना, अगर नहीं है तो उसे उसमें जो है एक है तो पृष्ठांकित कर देगा, यानी उसमें इंट्रोस्टमेंट करेगा और इसके उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से उसे जो जिसने लाइसेंस इशू किया है, इस प्रकार के जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है उसके पास भेज दी जाएगी। किसी अनुज्ञप्ति के प्रतिसहत किए जाने की दशा में उस पर प्रतिसहरण का प्रश्नांकन करेगा और यदि वह ऐसा प्राधिकारी नहीं है जिसने वह दी थी तो वह प्रतिसहरण के तथ्य की सूचना उस प्राधिकारी को देगा जिसने वह अनुज्ञप्ति दी थी। यहाँ पे यह बात कही गई है कि इस प्रकार से अगर ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसे प्रतिसंहरण कर दिया गया है तो उस पर उसमें इंड्रोसमेंट किया जाएगा, है ना, प्रतिसंहरण कर दिया गया है करके। अगर वह जो व्यक्ति इस प्रकार का प्रतिसंहरण नहीं जो कर रहा है वह प्राधिकारी नहीं है ना, जो जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाला प्राधिकारी नहीं है, तो ऐसे प्राधिकारी जिसे जो है तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है उसे इस प्रकार की सूचना भी दी जाएगी। परंतु चालान अनुज्ञप्ति को धारक को निर्भरता की अवधि की समाप्ति पर केवल तभी लौटाया जाएगा जब वह सफलतापूर्वक चालक पूर्ण श्रेय पाठ्यक्रम को पूरा करता है ना। अब किसी को डिसक्वालीफाई कर दिया गया था, है ना, तो उसे जब लौटाया जाएगा जब उसने इस प्रकार से उसे जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसकी जो परीक्षा है उसे सफलतापूर्वक है तो पूरा नहीं कर लेता है ना। अगर पूरा कर लेता है तो फिर उसे फिर निहत्ता जो है उसको क्वालिफिकेशन जो है उसको वापस ले लिया जाएगा। आगे टूक अनुज्ञप्ति धारक जिसकी अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया है वह धारा 12 के अधीन अनुज्ञप्त और विनियमित स्किल या स्थापन से या किसी अन्य अभिकरण से जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए चालक पूर्ण श्रेय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करेगा। ना, यहाँ अनुज्ञप्ति धारक जो है, जो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको इसकी जो इस प्रकार की अनुज्ञप्ति को सस्पेंड कर दिया गया है तो वह धारा 12 के अधीन जिस प्रकार की बातें कही गई हैं, जो 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 स्कूल है वहाँ पे स्कूल की जो स्थापना की गई है ना, उसमें स्कूलों में जाके या केंद्र सरकार द्वारा जो अधिसूचित इस प्रकार के स्कूल हैं वहाँ पे जाकर वह प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। दूसरा टूक चालक पूर्ण प्रशिक्षण कार्य पाठ्यक्रम की प्रकृति पाठ्य विवरण और अवधि वह होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, है ना। वह कितने दिन तक वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और कौन सा पाठ्यक्रम उसे करना होगा इसके बारे में केंद्र सरकार समय समय पर विहित करेगा और वह जैसा विहित करेगा उतने समय के लिए उसे वो जो सिलेबस है वह उसे पाठ्यक्रम है वह कंप्लीट करना होगा। 3 अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उपधारा 1 या उपधारा 1 क के अधीन दिए गए आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति उस आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा और ऐसा अपील प्राधिकारी अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचना देकर द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उसकी सुनवाई करेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे किसी अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम होगा। अब यहाँ पे यह बात और कही गई है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी जो उपधारा 1 और उपधारा 1 का के अधीन दिए गए कोई आदेश है उससे व्यतीत होता है, यानी उसके विरुद्ध जो भी आदेश हुआ है और वह उससे संतुष्ट नहीं है, व्यतीत है, तो उस आदेश की प्राप्ति के कितने 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर विहित जो प्राधिकारी है उसके सामने क्या कर सकेगा, अपील कर सकेगा और जो अपील प्राधिकारी है अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचना देगा और किसी भी पक्षकार की अगर कुछ में आवश्यकता है तो उसे सुनवाई के लिए भी बुलवाएगा, यानी सुनवाई का अवसर देगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे अपील प्राधिकारी द्वारा पारित जो आदेश है वह अंतिम आदेश होगा। अब यहाँ धारा जो 20 है वह क्या है,
कब है, तो कोर्ट इस प्रकार से कर सकता है। चलो इसे और पढ़ लें। सर धारा 20 न्यायालय की धारा 20 न्यायालय की निर्हित करने की शक्ति। फर्स्ट, जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे अपराध के लिए जिसके करने में मोटरयान का उपयोग किया गया था दोष सिद्ध किया गया है, तब वह न्यायालय जिसने उसे दोष सिद्ध किया है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य दंड अधिरोपित करने के अतिरिक्त उस व्यक्ति को जो इस प्रकार दोष सिद्ध किया गया है कि सभी वर्गों या वर्णन के यान या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्णन के ऐसे यानों को जो ऐसी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट है चलाने के लिए कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए उतनी अवधि के लिए जितने न्यायालय विनिर्दिष्ट करे निर्हत घोषित करेगा। अभी तक जो हमने पढ़ा वह है तो इसका अनुज्ञप्ति जो प्राधिकारी हैं उनकी शक्तियों के बारे में, या जो और भी इनसे संबंधित अधिकारी प्राधिकारी हैं उनसे था। अब यहाँ पे कोई न्यायालय की, क्या न्यायालय भी इस प्रकार से डिक्वालीफाई कर सकता है, डिसक्वालीफाई कर सकता है क्या? तो धारा 20 इसके बारे में प्रावधान करती है कि यदि जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए ऐसे अपराध के लिए जिससे करने से मोटर यान का उपयोग किया गया है, यानी जहाँ पे भी इस प्रकार के जो मोटर व्हीकल हैं उनके उपयोग करने से कोई अपराध किया गया है ना, और उसमें वह दोष सिद्ध पाया गया है, तो न्यायालय जिसने इस प्रकार का दोष सिद्ध किया है इस अधिनियम के उपबंध के अधीन रहते हुए, जो इसमें उपबंध अभी तक हमने पढ़े हैं या और भी जो उपबंध किए गए हैं, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य दंड, जो उसने अपराध किया है उसका दंड तो उसे दिया ही जाएगा जो विधि में है, और जो मोटर यान से संबंधित कोई भी अपराध किया है तो वह दंड तो दिया जाएगा। उसके अलावा इस अधिनियम के उपबंध के अधीन रहते हुए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य दंड अधिरोपित करने के अतिरिक्त उस व्यक्ति को जो इस प्रकार का दोष सिद्ध किया गया है सभी वर्ग या वर्णन के यान, यानी कोई भी कैटेगरी के जो यान हैं या किसी भी प्रकार की कोई भी वर्गीकरण है, कोई भी यान है या किसी विशिष्ट वर्ग के जो वर्णन किया गया है ऐसे यानों की अनुज्ञप्ति जो भी निर्दिष्ट हैं, जो इस प्रकार से स्पेसिफाई की गई हैं चलाने के लिए, कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए, यानी उसे जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह उतनी अवधि के लिए जितना न्यायालय भी निर्दिष्ट करे निहरित घोषित कर सकता है, उसे डिसक्वालीफाई कर सकता है किसी विशिष्ट यान के लिए और किसी विशिष्ट समय के किसी अवधि के लिए, इतने अवधि के लिए वह डिसक्वालीफाई रहेगा। परंतु धारा 183 के अधीन दंडनीय किसी अपराध की बाबत ऐसा कोई आदेश पहले या दूसरे अपराध के लिए नहीं दिया जाएगा ना। 183 के अधीन कोई दंडनीय अपराध, आगे जो सेक्शन 183 इसी अधिनियम की बात है, आगे अपने को पढ़ने को मिलेगी, बाबत ऐसा कोई आदेश पहले या दूसरे अपराध के लिए नहीं दिया जाएगा, है ना। तो 183 के प्रावधानों के सहित अगर ऐसा है तो वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। दूसरा, सेकेंड, जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा फर्स्ट के खंड का धारा 134 या धारा 185 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, वह ऐसे किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करने वाला न्यायालय उपधारा 1 के अधीन निर्भरता का आदेश करेगा, और यदि अपराध धारा 132 की उपधारा फर्स्ट के खंड ग या धारा 134 के संबंध में है तो ऐसी निर्भरता 1 मास से अन्यून की अवधि के लिए होंगी, और यदि अपराध धारा 185 के संबंध में है तो ऐसी निर्भरता 6 मास से अन्यून की अवधि के लिए होंगी। यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पे कही गई है, और अपराधों की जो चर्चा है वह आगे धारा 132, 134, 185 है ना, 100 इनमें दी गई है। उनके बारे में यहाँ कब कितनी उसे कितने पीरियड के लिए डिस्क्वालीफाई करना चाहिए उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। जहाँ किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा 1 के खंड का, है ना, एक बात। दूसरी बात, धारा 134 या धारा 185
के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता गया है ना, उसे दोष सिद्ध माना गया है और दोष सिद्ध किया गया है, वहाँ ऐसे किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करने वाला जो न्यायालय है उपधारा 1 के अधीन उसे डिसक्वालीफाई करने का आदेश करेगा। और 132 के जो उपधारा 1 के खंड ग में और 134 के संबंध में है, तो ऐसी जो डिसक्वालिफिकेशन है वह कब तक की हो सकती है, 1 माह तक की, है ना, हो सकेगी। और दूसरी अगर 185 के संबंध में है तो उसे 6 माह तक के अन्यून अवधि तक की हो सकेगी। चलिए 3 और देखें क्या है। न्यायालय जब तक वह विशेष कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा अन्यथा आदेश देना उचित न समझे किसी ऐसे व्यक्ति को निर्भर करने का आदेश देगा। जो धारा 184 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किए जाने पर उस धारा के अधीन दंडनीय अपराध के लिए पुनः दोष सिद्ध किया गया है, या यहाँ न्यायालय जब तक कि कोई विशेष कारण है जिसे उसे लेखबद्ध करना होगा, अपने आदेश में उसे डिस्कस करना होगा, अन्यथा आदेश देना उचित ना समझे तो किसी व्यक्ति को डिसक्वालीफाई करने का आदेश देगा। क्या देगा, जो 184 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किए जाने पर उस धारा के अधीन दंडनीय अपराध के लिए पुनः दोष सिद्ध किया गया है ना, एक बात हो गई। दूसरी बात है 189 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, या 192 के अधीन जो दंडनीय अपराध है उससे दोष सिद्ध किया गया है ना, जब यह बात की जाएगी। और यहाँ परंतु में क्या कहा गया है, हाँ, जो धारा 189 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, या जो धारा 192 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है परंतु निर्भरता की अवधि खंड का में निर्दिष्ट दशा में 5 वर्ष से या खंड खा में निर्दिष्ट दशा में 2 वर्ष से या खंड ग में निर्दिष्ट दशा में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, है ना। अब यहाँ जो अगर पुनः आप दोष सिद्ध किया जाता है उसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि जो खंड आ में जो है 5 वर्ष, है ना, का में जो है अगर पुनः वह दोष सिद्ध किया जाता है तो कितना 5 वर्ष तक के लिए क्या डिसक्वालीफाई किया जा सकेगा। तो अगर खा में 189 में अगर किया गया है उसमें 2 वर्ष तक का उसको डिसक्वालीफाई किया जा सकेगा, और 3 में है वहाँ 1 वर्ष, है ना। तो यहाँ का खा गा के सामने 5 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष लिख लीजिएगा, है ना। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाने की संभावना लगती है ना। क्या बोलता है, धारा 184 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति को निर्भर करने का आदेश देने वाला न्यायालय यहाँ निर्देश दे सकेगा कि चाहे ऐसे व्यक्ति ने धारा 9 की उपधारा 3 में यथा निर्दिष्ट चालन सक्षमता का परीक्षण पहले उत्तीर्ण कर लिया हो या ना कर लिया हो, वहाँ तब तक निर्भर बना रहेगा जब तक वहाँ निर्भरता का आदेश दिए जाने के पश्चात वैसे परीक्षण में अनुज्ञापन प्राधिकारी के समाधान प्रद रूप में उत्तीर्ण नहीं हो जाता। यहाँ यह और एक बात कही गई है कि 182 के अधीन कोई दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है और किसी व्यक्ति को इस प्रकार का डिसक्वालीफाई करने का आदेश दिया गया है ना, तो ऐसा निर्देश न्यायालय दे सकेगा, चाहे वह व्यक्ति धारा 9 में जो बात कही गई है, जो 3 में धारा 9 के 3 में बात कही गई है, और जो चालन का जो सक्षमता का परीक्षण की परीक्षा उसने भले ही पास कर ली हो या ना किया हो, जब तक वह निहित बना रहेगा, जैसा कि आदेश ऊपर कहा गया है ना। परीक्षा पास करने से नहीं होगा वहाँ पे, और फिर बाद में उसके पश्चात उसे परीक्षण करने पर और उसे समाधान हो जाता है कि इस प्रकार से अब उसे अनुज्ञापन यानी उसे लाइसेंस दिया जा सकेगा, तो वहाँ दिया जा सकेगा, है ना। 5 वहाँ न्यायालय जिसको सामान्यतः उपधारा 1 में निर्दिष्ट प्रकार के अपराध के लिए कोई किसी दोष सिद्धि की अपील की जा सकेगी, उस उपधारा के अधीन किए गए निर्भरता के किसी आदेश को इस बात के होते हुए भी अपास्त कर सकेगा या उसमें परिवर्तन कर सकेगा कि उस दोष सिद्धि के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी जिसके परिणाम स्वरूप निर्भरता का ऐसा आदेश किया गया था, है ना। यहाँ पे है और कहा गया है कि कोई जो न्यायालय है न, जिस प्रकार से इस प्रकार उसमें जो अपराध किया था उसमें दोष सिद्ध होने की अपील की जा सकती है,
तो वहाँ जब तक वह ऐसी अपील जो है उपधारा के अधीन अगर जो निहत्था किसी व्यक्ति का आदेश को इस बात के होते हुए भी अपास कर सकेगा, है ना, कि यानी इस पार्ट को भी उसे डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसे परिवर्तित किया जा सकेगा, है ना। दूषित बरकरार रहने के बावजूद भी इस पर भी निर्णय किया जा सकेगा कि उसे डिस्क्वालीफाई जो है वह बरकरार रहनी चाहिए या ख़त्म कर दी जानी चाहिए, क्या उसे एक्सटेंड कर देना चाहिए, है ना। इस प्रकार से